तैयारी स्टार्ट। टकराव जब लक्ष्मण रेखा पार कर जाए तो वही होता है जो मंगलवार को लोकसभा में हुआ। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आमतौर पर सर्वसम्मति से होने वाले चुनाव की बजाय अब मुकाबला तय हो गया है। उम्मीद थी कि नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ लेने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर उपजा विवाद अब थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनडीए के ओम बिरला के सामने इंडिया गठबंधन के सुरेश को मैदान में उतार दिया। यह बात और है कि मौजूदा समीकरणों में जीत का जरूरी आंकड़ा इंडिया के पास नहीं है। 18वीं लोकसभा के सत्र के ऐसे आगाज से आगे के हाल का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। लोकतंत्र में पक्ष प्रतिपक्ष का अपना महत्व है, इसके बावजूद आम जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि स्पीकर के चुनाव को लेकर उपजे इस टकराव को क्या टाला नहीं जा सकता था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आम सहमति से होने की परिपाटी यदि कायम रहती तो क्या यह अच्छा नहीं होता। सब जानते हैं कि इस मामले में दोनों तरफ से गंभीर प्रयास हुए होते तो हमेशा की तरह लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आम सहमति से होने में कोई बाधा नहीं थी। यह बात सही है कि राजनीतिक दलों की अपनी अपनी रणनीति व अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन लाख टके का अनुत्तरित सवाल तो यह है कि चुनावी राजनीति की फांस का असर आखिर लोकतंत्र के मंदिर में क्यों दिखाई दे। बीते वर्षों में संसद ने पक्ष प्रतिपक्ष के बीच जैसा टकराव देखा वैसा शायद ही कभी नजर आया हो। सवाल यह भी है कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर यह टकराव हुआ क्यों। क्या इस टकराव की वजह लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद है। आमतौर पर यह पद मान्यता प्राप्त विपक्ष को जाता रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तो डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के पास बना रहा। 5 साल अकाली दल और 5 साल भाजपा का डिप्टी स्पीकर रहा। बीते 10 सालों में लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं था तो पद खाली रहा। इस बार प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरी कांग्रेस की मांग है कि यह पद उसकी झोली में जाना चाहिए। सत्तारूढ़ दल के संसदीय प्रबंधक इस मुद्दे का हल निकाल लेते तो टकराव से बचा जा सकता था। संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ज्यादा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष को जनादेश का सम्मान करने के लिए तैयार रहना होगा। लोकतंत्र में जीत हार के अपने मायने हैं, लेकिन देश चलाने के लिए दलगत मतभेद भुला एक मंच पर आना ही होगा। पैरा किसी भी समय जब हम उसके सामाजिक विघटन के मूल तत्वों की तरफ देखते हैं तो इसमें मुख्य वैयक्तिक विघटन होता है। आज व्यक्ति में विभिन्न तरीकों से उसके व्यक्तित्व का क्षरण हो रहा है। इन सब में सबसे बड़ा क्षरण मादक द्रव्यों के व्यसन से हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसी को देखते हुए 26 जून को नशा मुक्त संसार का नारा दे रहा है तथा इस बार उसकी मुख्य थीम है कि सबूत स्पष्ट हैं, रोकथाम में निवेश करें। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस इसलिए मनाया जा रहा है ताकि नशा मुक्त विश्व बन सके और नशे की तस्करी बंद हो सके। पैरा अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पूरे विश्व में मनाया जाना चाहिए। 1987 के दिसंबर माह में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका जिक्र किया गया था।
नशीले पदार्थों और उनकी गैर कानूनी तस्करी के विरुद्ध हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाना चाहिए, इसका आह्वान किया गया था। इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 26 जून 1989 को मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली हानि से लोगों को अवगत कराना और उनकी गैरकानूनी तस्करी का विरोध करना था। अब इस दिन हर वर्ष विश्व भर में नशे के खिलाफ जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। सामाजिक तौर पर विश्लेषण करें तो देखेंगे यह अवगुण हर वर्ग में बढ़ता ही चला जा रहा है। इतना ही नहीं, सामाजिक परंपराओं की तरह व्यसनी व्यक्ति इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि नई पीढ़ी के जिस व्यक्ति को समाज के लिए नवाचार करना चाहिए था, वह पुरानी पीढ़ी के किसी व्यसनी व्यक्ति से जुड़कर इस दलदल में फंस जाता है। तकनीकी और मेडिकल शिक्षा से जुड़े बड़े बड़े संस्थानों में भी कई विद्यार्थी नशे में लिप्त नजर आते हैं। व्यसन पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व को तोड़ता है, फिर वह सामाजिक ताने बाने को तोड़ता है, संस्था और परिवार को तोड़ता है, इसके बाद प्रदेश और देश को नुकसान पहुंचाता है। नशे की गिरफ्त में आए व्यक्ति अपना एक अलग समाज बना लेते हैं। व्यसनी सामाजिक झंझावात से मुक्ति नशे में खोजता है। नशाखोरी की समस्या किसी एक राष्ट्र या देश प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वव्यापी है। इसके पीछे के कारणों की चर्चा करें तो बात स्पष्ट हो जाती है कि नशे की तस्करी और बिक्री का बहुत ही लाभकारी व्यापार है। सीमित समय तथा अल्प संसाधन से व्यक्ति खूब पैसा बना लेता है, इसलिए मादक द्रव्य की तस्करी में बड़े बड़े पूंजीपति तथा ऊंचे तबके के लोग भी शामिल हैं। साथ ही नितांत गरीब तथा बेरोजगार युवा भी पैसा कमाने के लिए इस तरह के अपराध में लिप्त हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यसन की परिभाषा में कहता है कि जिसकी लत लग जाए वही नशा है। अवैध नशीली दवाएं संपन्न विपन्न व्यक्ति दोनों प्रयोग कर रहे हैं। संपन्न वर्ग में नशे के लिए हेरोइन, चरस, इंजेक्शन, सर्प विष, नशीली दवाइयों का प्रयोग बढ़ रहा है। गरीब तबका गांजा, अफीम, देशी शराब जैसे नशे का इस्तेमाल ज्यादा करता है। भारत की समुद्री सीमा कई देशों से लगी हुई है। पड़ोस के कुछ देशों में मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए माहौल है। इस हालत में भारत के लिए नशे के अवैध व्यापार को रोकना बड़ी चुनौती है। पैरा, लोगों की नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए हमें वैयक्तिक और सामाजिक स्तर पर काउंसलिंग की आवश्यकता है। समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसका दायित्व बनता है कि वह समाज के प्रति विशेष चेतन हो और आगे आए। नव युवकों में फैशन और दिखावे के कारण भी नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसको रोकना चाहिए, उन्हें समझाना होगा। परिवार, मनोवैज्ञानिक सलाहकार, डॉक्टर, अध्यापक सभी लोगों को एक साथ समन्वय टीम बनाकर व्यसनी व्यक्ति तक पहुंचना होगा। मानवाधिकार संगठनों, जागरूकता में लगी संस्थाओं, कानूनविदों, समाज शास्त्रियों, धर्म गुरुओं को भी आगे आना होगा। कानूनी तौर पर दुकानों के निरीक्षण, डॉक्टरी पर्चों का हिसाब, आधार कार्ड पर ही नशे वाली दवाइयों की खरीद फरोख्त, सीसीटीवी कैमरों के विस्तार, समय समय पर ड्रग पॉलिसी में परिवर्तन करने जैसे कदम उठाकर इस समस्या पर प्रहार किया जा सकता है। स्टॉप।